हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे मैथ्स के सेट नंबर 1 से 17 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ और इस सेट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो इसके कमेंट सेक्शन में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारे एक ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप, वहां पर जुड़कर आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यदि संख्या 6483y6 8 से विभाज्य है तो संख्या कितनी है? 6483y6। अब हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो पूरी संख्या अपनी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। 3y6 लिखा है, अगर y की वैल्यू हम एक एक रख के चेक करें कितने से 8 से कट जाएगी, कितना रखने पे। तो अगर हम लोग शुरू से स्टार्ट करें, फर्स्ट नंबर 1 रख के चेक करें। अगर 316 रखें तो 8 त्रिक 24, 8 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। अगर 2 रखें 326, 8 चौको 32 और फिर नहीं कटेगी। अगर 3 रखें 336, 8 चौको 32, 8 दुनाई 16। मतलब कि y की वैल्यू 3 रखने पे ये कैंसिल हो जाएगी 8 से, तो 8 से डिवाइड हो गई। लेकिन y का अधिकतम मान चाहिए। अब हम लोग इसके आगे y की वैल्यू रखें या ना रखें, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर रख के चेक करेंगे तो आप लोग y की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 तक रख के मैनुअली चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस पे अगर जो वैल्यू हमारी y की 3 आई है इसमें +4 कर देंगे, 7 आ गया। मतलब ये 7 अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तब भी ये 8 से कट जाएगी। देखना, जैसे 376 लिखा, 8 चौको 32, 8 सते 56, 8 से कट गई। तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 हमें मालूम चल गई 3, तो उसमें +4 या -4 करने से हम लोग ऐसे डिजिट पे पहुंच जाएंगे कि वो भी y से 8 से कट रहा होगा। अगर y की वैल्यू +4 या -4 कर दें तब भी वह कट रहा होगा। ये तो अपने सेकेंड डिजिट की बात हो गई। अगर थर्ड डिजिट में y लिखा होता तो थर्ड डिजिट में अगर कोई नंबर हमें मालूम चल गया, मान लीजिए कि 1 रखने से कट रही है वह संख्या 8 से, तो हम लोग इसमें +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं, तब भी वह संख्या कटेगी 8 से। तो जैसे 1 रखने से कट रही होगी अगर, तो +2 करेंगे 3 से भी कटेगी। तो ये नियम होता है इसका। तो हम लोग मैनुअली पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे y का मान हमें 3 मालूम चल गया, अब उसमें हम +4 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 3 और 7 हमारी दो संख्याएं हो गई। y की वैल्यू रखने पे 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 तो छोटी है और मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम 7 अपना करेक्ट हो गया। डी नंबर अपना सही हो गया, फर्स्ट का डी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 का, 2 वर्ष बाद 2,800 का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि भुगतान कर देती है। यदि ब्याज घटते हुए शेष पर लगाया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितने राशि का भुगतान किया था? तो रेचल ने रुपए कितने उधार लिए थे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसने प्रिंसिपल के रूप में उधार लिए थे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की लगनी थी। तो 1 साल बाद कितने रुपए हो गए 10% लग के? ये 11,000 रुपये हो गए। अब उसने पेमेंट 1 वर्ष बाद कितने का कर दिया? 3,000 का। तो इससे 3,000 माइनस हो गए, 3,000 माइनस कर दिया। अब हमारे बचे 8,000। 8,000 रुपये बचे, लेकिन दूसरे साल के अंत में हो ये कितने जाएंगे इनका? 10% लग के। इस पे भी +10% लग जाएगा, हो कितने जाएंगे? 8,800 रुपये। अब कितने पेमेंट कर दिया रेचल ने 2 वर्ष के बाद? 2,800 का पेमेंट कर दिया। तो इस पे -2,800 कर दिया। अब कितने बचे? 6,000 रुपये। अब 6,000 में जब +10% लग गया तब ये तीसरे साल के लिए हो गए अपने टोटल रुपए कितने हो गए? 6,600 रुपये। और यही क्वेश्चन ने पूछा था रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया, क्योंकि 3 वर्ष बाद उसे पेमेंट करना था। बी अपना करेक्ट हो गया, सेकंड का बी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 में है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करना है। इसके दो तरीके हैं करने के। तो पहले पहला बेसिक वाला तरीका देख लेते हैं।
सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। हम अगर इसको ऐसे डिनोट कर लें 7x/8x, ऐसे यक्स के मल्टीप्लाई पे डिनोट कर लें। फिर वह बोला है वह क्रमशः 15,000 रुपये और 9,000 रुपये की बचत करते हैं। अगर हम लोग आय पे सेविंग अपनी माइनस कर दें बचत, तो अपनी एक्सपेंडिचर व्यय के बराबर हो जाती है, व्यय के बराबर हो जाती है। तो अगर व्यय के बराबर हो गया तो हम 7x से अगर हम इसके 15,000 रुपये सीमा वाले माइनस कर दें और इससे 9,000 रुपये दर्शन वाले माइनस कर दें, तो ये अपने इनके व्यय का अनुपात आ जाएगा 11/16। आप लोग यहाँ से भी यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और अपने आंसर पे पहुँच सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका डायरेक्ट वाला भी देख सकते हैं। डायरेक्ट तरीका देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है, उसने 15,000 रुपये और 9,000 रुपये की बचत की है। उनके व्यय का अनुपात 11:16 और पूछा क्या है, दर्शन का कुल व्यय। व्यय पूछा है तो हमें व्यय वाला अनुपात ऊपर रखना है। तो क्या अनुपात है व्यय का, 11 और 16 का। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8, आय का अनुपात 7:8 है। अब वो क्रमशः कितने रुपए बचाते हैं, 15,000 ए बचाती है मतलब सीमा, और 9,000 बचाती है बी मतलब दर्शन बचाते हैं। इसका मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई किया, उस पे माइनस कर दिया। जैसे 11×8 = 88 किया और उस पे माइनस कर दिया 16×7 = 112, ये आ गया। और जब इस पे मल्टीप्लाई करें, इस पे मल्टीप्लाई करें और वैल्यू निकालें, 15×8 = 120, 1,20,000 आ गया, माइनस और 9,63,000 आ गया, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24, और इसकी वैल्यु कितनी आ गई, 63 से 20, और 10 में 3 गए 7, और 11 में 6 गए 5, 5700 रुपये आ गई, 57,000 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। मतलब 24 की वैल्यू 57,000 है। और पूछा क्या है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय, कुल व्यय पूछा है। व्यय का अनुपात अपना कितना था, ये था, मतलब 27 की वैल्यू पूछी है और वैल्यू कितने की दी है, 24 की। 24 की ये वैल्यू आई थी 57,000, इंटू 57,000 कर देते हैं हम लोग। काटते हैं, 3×8 = 24, 3×9 = 27, 8 से काटेंगे, 8×7 = 56, और 8×1 = 8, और 8×2 = 16, और 8×5 = 40। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, कितना आएगा, 9×5 = 45, 4 हासिल, 9×2 = 18, 4 × 22 2 हासिल, 9×9 = 9, 2 = 11, 1 हासिल, 9×7 = 63, 1 64, 64,125 अपना करेक्ट आंसर आ गया। इस मेथड को आप लोगों को सीखने में टाइम लगेगा कि कैसे करते हैं, बाकी इससे बहुत इजीली और आसानी से सॉल्व होता है और टाइम भी बचता है। फोर्थ नंबर देखते हैं, 2 पासों के एक फेंक में कुल 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो हम लोग इसके पिछली क्लास में सेट नंबर 16 पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है हम लोगों ने सिखाया था, कि जैसे अगर अंकों का योग 2 आना है तो ऐसी संभावना 1 थी, अंकों का योग 3 आना है तो ऐसी संभावना 2 थी, अंकों का योग 4 आना है ऐसी संभावना 3 थी। मतलब ये बढ़ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो राइट हैंड साइड वाले भी 1 1 से बढ़ रहे थे। 5 की 4 थी, 6 की 5 थी, और 7 की 6 थी। इसके बाद निगेटिव चले जाते हैं, जैसे 8 की अगर हमें चेक करना रहता है, 8 के 5 होते हैं, 9 के 4 होते हैं, 10 के 3 होती हैं संभावनाएं, 11 की 2 होती हैं और 12 की 1 होती हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सेट नंबर 16 पे बहुत अच्छे से आपको टेबल बना के समझा दिया था कि कैसे ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, 2 पासों के एक फेंक में कुल 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, 7 प्राप्त करने की संभावनाएं कितनी है, 6, और टोटल 2 पासे फेंकने में टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 6 × 6, कैंसिल करेंगे 1/6 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, 2 की पावर 2 और 9 की पावर 2 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 2 की पावर 2 मतलब 4, और इससे 9 की पावर 2 मतलब 81 के बीच की अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अभाज्य संख्या हम लोग चेक करते हैं। पहली तो आ गई 5, 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, और फिर 19 आ गया। और फिर आगे चेक करते हैं, 19 के बाद कितना आएगा, 23 आ गया, 29 आ गया। फिर चेक करते हैं, 31 आ गया, 37 आ गया। फिर 40 वाली लाइन पे जाते हैं, 43 आ गया, 41 भी है और 47 भी है।
फिर 50 वाली लाइन पे जाते हैं, 53 हो गया, 59 हो गया, और 60 वाली लाइन पे जाते हैं, 61 हो गया, 67 हो गया। अब 70 वाली लाइन पे जाते हैं, 73 हो गया और 79 हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं बची है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 7 11 13 17 19 हो गई, 23 हो गई, 29 हो गई, 31 भी हो गई, 37 भी हो गई, 41 भी हो गई, 43 भी हो गई, 47 भी हो गई, और इसमें अभी हम लोग 47 53 59 61 67 और 71 भी होगी यहाँ पे। तो अब हम इनका योग कर ले, 19 अपनी पहले थी, 19 एक और ये 20, अपनी टोटल संख्याएं अपनी 20 आ जाएंगी, भाज्य संख्याएं। 5 का एक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एक वृत्त के व्यास के एक अंत बिंदु के निर्देशांक 3 और 5 हैं। अगर ये वृत्त है अपना, इसके ये अगर व्यास है तो इसके अंत बिंदु इस पॉइंट के निर्देशांक उसने 3, 5 बताएं, और केंद्र के निर्देशांक 6, 6 बताएं। इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, दूसरे छोर बिंदु के निर्देशांक, इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए। तो अगर हम पहले वाले मतलब x वाले को चेक करें तो कितना बड़ा है। अगर हम इसको x और y मान लें तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 से कितना बड़ा, 3 बड़ा, और 6 आया तो 6 से 3 बढ़ के 9 आ जाएगा। y वाले को चेक कर लेते हैं, 5 से कितना बड़ा, 1 से 1 और बढ़ा दिया 7, 9 और 7 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए। और अगर यही अगल बगल वाले दे दिए होते, व्यास के दोनों छोरों के निर्देशांक दे दिए होते, मिडिल के चाहिए होता तो कैसे करते, पहले वाला 3 था व्यास का, एक छोर का x का निर्देशांक और दूसरे छोर के x का निर्देशांक कितना था 9, उन दोनों को जोड़ के अपान 2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, दोनों त्रिज्याएं होती हैं। इधर वाली भी इससे इधर भी त्रिज्या है, इससे इधर भी त्रिज्या है, मतलब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो हम लोग इसको 12/2 करके 6 निकाल लेते हैं। देखिए इसके निर्देशांक 6 हैं। आगे चलते हैं 7 नंबर। 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि औसत 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। अब इसको करते हैं। अगर हमें औसत 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 लिख लिया, बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लिख लिया। अब अपान पे चाहिए टोटल टाइम। तो पहले पे देखते हैं, एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता था, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 घंटे आ गया। एक से तो 6 घंटे लग गया, दूसरे का हमें पता नहीं शेष दूरी को किस चाल से चलनी चाहिए ताकि उसकी औसत इतनी हो जाए। शेष टाइम नहीं पता है तो हम लोग टाइम यहाँ पे लिख लें t, हमने मान लिया t टाइम लगा। अब इससे t की वैल्यू निकाल लें, कितनी आएगी, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 40, मतलब 18 + 3t बराबर आ गया 40। तो 3t बराबर कितना आ गया 22 और t बराबर कितना आ गया 22/3। टाइम हमें मालूम चल गया 22/3 घंटे लगेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, उसे शेष दूरी को किस चाल से चलना चाहिए, तो हमें चाल निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसकी कितनी बची थी, पहले 300 किलोमीटर चल लिया था, बाद में बची कितनी 800 में जब हम लोग 300 घटाएंगे बचेगा कितना 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर के डिस्टेंस चल लिए हैं, टाइम कितना अपना है 22/3, यहाँ पे 3 आ गया, 2 से काटेंगे यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 250 आ गया, मतलब 750/11 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 705, 1805 और 1475 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष बचाती है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखना कैसे करते हैं, 705, 1805 और 1475, ये तीनों संख्याएं लिखी हैं और हमें चाहिए क्या कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचे और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो पहले हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं कितना आएगा, 1805 में 705 घटाएंगे 1100 आ जाएगा,
और इनका डिफरेंस चेक करेंगे कितना आएगा। 5 में 5 गए 0, 10 में 7 गए 3 और यहाँ से 3। अब हम इनका डिफरेंस चेक करें कितना आएगा, 0, 7 और 7। तो हमें तीन संख्या डिफरेंस करके कौन कौन सी मालूम चली, 330, 1100 और 770। हम लोग लिख लेते हैं 330, 770 और 1100। अब इनका जो एचसीएफ होगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो जो इनका एचसीएफ होगा वही हमारी संख्या होगी। तो तीनों पे 0 मिल रहा है तो 0 तो अपना आना ही आना है, और 11 से भी तीनों संख्याएं कट रही तो 11 भी आना है, मतलब 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को 12 और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रकाश कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 12 दिनों में। विनेश कितने दिनों में, 14 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। तो पहले इनका एलसीएम से हम लोग निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, तो 14 छंग 84 हम लोगों ने एलसीएम इसका मान लिया। अब 12 सत्ते 84 इसकी एफिशिएंसी आ गई प्रकाश की, और 14 छंग 84 6 एफिशिएंसी आ गई विनेश की। और ये एलसीएम ही क्यों इसको मानते हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी या काम करने का टोटल वर्क ही क्यों मानते हैं इसको एलसीएम को, ये हम लोगों ने क्लास नंबर 16 पे आप लोगों को बेसिक से समझा दिया था कि क्यों ही इसको एलसीएम मानते हैं। अब आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन ने बोला उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन बाद विनेश ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक उन्होंने तो मिल के दोनों ने काम किया है ना, तो 7 6 13 की एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया, मतलब 39 अपना काम कर दिए हैं छोड़ने से पहले। तो अब बचा कितना, 84 पे 39 घटाए, 14 में 9 गया 5, 7 में 3 8, 7 में 3 गया 4, 45 काम अभी बचा है। अब इसको करेगा कौन, बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिनों में पूरा करे, प्रकाश की एफिशिएंसी 7 है तो 45/7 कर दिया। करेक्ट आंसर अपना ए आ गया, 9 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। एक वयस्क वर्ग की औसत आयु 40 है। 40 वर्ष से 32 वर्ष की औसत आयु वाले 12 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा का औसत 4 वर्ष कम हो जाता है। तो कक्षा की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले एक इंडिविजुअल औसत दिया है, दूसरा इंडिविजुअल एक औसत दिया है, और लास्ट में भी एक औसत दिया हुआ है। तो हम लोग एलिगेशन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे पहले 40 वर्ष था, फिर 32 वर्ष था, और 32 वर्ष वाले कितने नए छात्र आए थे, 12। अब क्वेश्चन ने बोला कि औसत 4 वर्ष से कम हो जाता है, मतलब 40 से 4 वर्ष से कम 36 हो गया था। तो 40 में जब 36 घटाएंगे कितना है, 12, और 36 में जब 32 घटाएंगे, 40 में 36 घटाएंगे कितना आएगा, 4, और जब 36 में 32 घटाएंगे आएगा 4। तो 4 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे भी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12। 12 अपना करेक्ट आंसर हो गया, 10 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। एक माँ पुत्र और पुत्री के आयु का योग 70 है। तो मैंने मान लिया मदर प्लस सन प्लस डॉटर का योग 70 है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब मदर बराबर है 3s के, अगर इसको हम स्मॉल s से डिनोट कर दें तो 3s के बराबर है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब डॉटर बराबर है 5 प्लस s के। अपने भाई से 5 साल बड़ी हो गई डॉटर उसकी। अब आगे क्या बोला, तो माता की आयु निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे यम एस डी जो यहाँ पे हम लोग प्लस में लिखे थे, इसमें यम और डी की वैल्यू रख दें तो हमें यस की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो एम की वैल्यू रखते हैं 3s प्लस यस, अब डी की वैल्यू रखते हैं 5 प्लस यस बराबर 70 के। तो 3 2 5 यस बराबर 65 आ गया। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यस की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब 13 वर्ष का उसका सन हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तो माता की आयु 3s के बराबर थी, मतलब 3 गुने 13 39 अपना करेक्ट आंसर हो गया, 11 का ये। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 30 और 34 हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो आप हीरोन से फार्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c से, या तो आप लोग इसको अगर ऑब्जर्व करें 16 30 34 है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग 2 से भाग दें तो ये 8 है, ये 15 और 17, 8 15 17 अपने यहाँ पे ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हम लोग इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, हाफ बेस
16 इंटू हाइट 30, 8 आ गया। अब यहाँ से कितना है, 8 3 24, 240। अपना करेक्ट आंसर हो गया सी, 12 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। दो बैंकों ए और बी ने क्रमशः 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर क्या है? तो अगर ए से 4.5% पे उठा रहा था और बी से 5.5% पे, तो एक वर्ष में कितने का डिफरेंस आया? एक ईयर में 1%, और 2 साल में, जब एक ईयर में 1% आया तो 2 साल में मतलब 2%। 2% का डिफरेंस तो आ जाएगा 2 साल में। कितने का? 2 लाख रुपए के 2% का डिफरेंस आएगा। तो 2 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल था, इस पे 2% की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 4,000 रुपये उसका डिफरेंस आ जाएगा दोनों पे। 13 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 3 संख्याओं का योग 17 या 17 से ज्यादा होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रत्येक पासे में 1 से 6 तक आ सकता है कुछ ना कुछ प्रत्येक पासे पे। तो हम लोगों को 17 या 17 से ज़्यादा का योग चाहिए कि हमें योग 17 या 17 से ज़्यादा हो जाए। तो 17 लाने के लिए क्या करेंगे? 17 लाने के लिए अगर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तीसरे पे 5 आ जाए, तो 12 5 17 आ सकता है। या पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 5, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6 आ जाए। ये तो आगे 17 के लिए। अब अगर 17 से ज़्यादा होना है मतलब 18, मैक्सिमम 18 ही आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक पासे में 1 से 6 के बीच में ही आ सकता है। 6 मैक्सिमम होता है, मतलब तीनों पे 6 6 6 आ जाए, तो 6 6 6 मतलब 18 आ सकता है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनी? 4। और टोटल कितनी होती है सैंपल स्पेस जब 3 पासे फेंके जाते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/54 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। दो संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समापवर्त 24 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? अगर उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 24 है तो हम लोग पहली संख्या को 24x मान लें, दूसरी संख्या को 24y मान लें। अब इन संख्याओं का योग 384 है तो इनका प्लस 384 के बराबर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 384/24। भाग देंगे, एक बार गया और 6 16 आ गई x प्लस वाई की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बना जा सकते हैं? तो x प्लस वाई के कितने जोड़े बना जा सकते हैं जिसका योग करने से 16 आया है? चेक करते हैं। जैसे पहले पे x की वैल्यू हमने 1 रख दी और y की वैल्यू हमने 15 रख दी, इससे भी बन जाएगा। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 14 रखेंगे, योग 16 आएगा। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 रख देंगे तो हमारा एचसीएफ अब 24 नहीं आएगा, इसका 2 भी मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 48 और हमें एचसीएफ रखना है 24, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। अब 3 और 13 लेके देखें, इस पे एचसीएफ पे कुछ नहीं जाएगा, 24 ही बचा रहेगा, तो ये अपना करेक्ट हो गया। 4 और 12 भी नहीं ले सकते क्योंकि एचसीएफ है, अब अपने से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते। तो ऐसे ही 5 और 11 ले सकते हैं, ऐसे ही 6 और 10 भी नहीं ले सकते हैं। अब कितना? 7 और 9 ले सकते हैं, इन पे एचसीएफ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमारे जोड़े कितने बने? ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो 1 2 3 4 जोड़े बन गए। अपना करेक्ट डी हो गया, 15 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। प्रत्येक बुनकर द्वारा 1 दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की संख्या का औसत क्या है? तो M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इससे हम लोग चेक करते हैं। पहले पे क्या है? 3 बुनकर, M की वैल्यू 3 आ गई, दिन कितने हैं? 4, और टोटल कितनी साड़ियाँ बना रहे थे? 12। दूसरे पे क्या पूछा है? प्रत्येक बुनकर द्वारा मतलब 1। D2 की वैल्यू दिन, 1 दिन में, और W2 हमें नहीं पता है कितनी बना रही हैं, हमने x मान लिया। तो 3 चौको 12 से 12 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इनकी संख्याओं का, साड़ियों की संख्याओं का औसत कितना आ गया? 1, 16 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर तुरंत 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी 14 kmph की
चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है? तो दूरी पूछा है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब पहले अगर देखा जाए तो एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर दूर देखा है, तो अगर ये अपने पुलिस हैं तो ये इनसे आगे थे, चोर थीप अपने इससे आगे थे, और ये कितनी डिस्टेंस आगे थे? 150 मीटर। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि 6 मिनट बाद उन पर कितना का डिफरेंस बचेगा। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 6 मिनट में कितनी दूरी सापेक्ष चली जा चुकी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है। अब क्योंकि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि चोर दूसरी दिशा में जाएगा और पुलिस उसके अपोजिट दिशा में भागेगा, तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो हम लोग एक ही ये मानते हुए कि वो लोग उसी का पीछा कर रहे हैं, क्वेश्चन ने पूछा है, बोला भी है कि उसका पीछा किया है, तो जब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? पुलिसकर्मी 14 से है और चोर 13 से है, तो एक आ गई, 14 में 13 घटाएंगे 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5/18 आ गया। अब टाइम कितना लगा? टाइम 6 मिनट में पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी आ गई। तो ये तो अपनी मीटर पर सेकंड में आई थी, तो मिनट को भी हम लोग सेकंड पे चेंज कर लेते हैं, 6 × 60 आ गया। ये अपनी डिस्टेंस मीटर पे आ जाएगी। यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 20 आ गया, मतलब 100 मीटर 6 मिनट में उनके बीच की सापेक्ष दूरी चली जा चुकी होगी। पहले कितनी दूरी थी? 150 मीटर, और 100 मीटर 6 मिनट में सापेक्ष दूरी चली जा चुकी, तो अब बची कितनी? 150 माइनस 100, 50 मीटर अभी उनके बीच की दूरी बाकी है। 17 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन ने बोला? 6 मैन प्लस 8 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं? ये हम लोगों ने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क इतना है। हमने मेन की एफिशिएंसी m से मान ली और बॉयज की एफिशिएंसी b से मान ली, तो इतना अपना टोटल वर्क आ गया ये। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? जबकि उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं, ये भी टोटल वर्क दिया। तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज, अब ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 48 बॉयज, ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं। अब इससे हम लोग मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें। यहाँ गया 5, यहाँ पे 30m प्लस 40b बराबर 26m प्लस 48b, मतलब 8b बराबर 4m। कितना आ गया रेशियो? m/b का रेशियो कितना आ गया? 2/1, मतलब उनकी एफिशिएंसी 2 और 1 के रेशियो में है मेन और बॉय की। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 15 आदमी और 20 लड़कों को उसी तरह का काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो हम अपना टोटल वर्क निकाल लें। अब ये m की और b के जो एफिशिएंसी का रेशियो आया, या तो हम लोग इस पे पुट कर दें तो इस पे पुट कर दें, तो अपना टोटल वर्क निकल आएगा, क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क थे। तो अगर 6 मैन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ से आ गया 12, और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 पे जब 10 का गुणा करेंगे 200 आ गया अपना टोटल वर्क। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? 15 आदमी और 1 आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो 30 आ गया, प्लस 20 लड़के, एफिशिएंसी बॉय की 1 है तो 20 आ गई। कितना आ गया? 200/50, मतलब 4 दिन में वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। अपना डी करेक्ट हो गया, 18 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घनाभ की लंबाई क्या होगी? तो घनाभ का जो अपना होता है, घनाभ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। अब हम लोग LBH का इस पे रेशियो इन्होंने बताया है 10, 17 और 14। इसको हम लोग 10x, इसको 17x, इसको 14x मान लें। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। 2LB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170x² प्लस BH की वैल्यू 17 चौको 68, 8 और 6, 17 का नंबर 17 और 6 23, 238। अब आगे देखते हैं HL के लिए 140 x² इसमें भी, x² इसमें भी। अब इनका योग करते हैं। घनाभ का कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया? 1096। इससे इसको डिवाइड करें, कितना आया? 5 48 बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 8 और 4 3 7 7 14, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 548 x² आ गए। x बराबर कितना आ जाएगा? 1, x की वैल्यू 1 है।
अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, घनाभ की लंबाई क्या है। घनाभ की लंबाई हम लोगों ने 10x मानी थी, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आ गया 10, 19 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, तो धारिता का अनुपात कितना है सीता और रामू की बाल्टी की। यहाँ पे सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है, मतलब सीता 3 पे और रामू 1 पे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती, मतलब अगर ड्रम की हम लोग टोटल कैपेसिटी निकालें तो 3 उसकी धारिता थी और 60 बार में ड्रम भरता था इंटू 60, ये अपनी आ गई इतने यूनिट, 3 इंटू 60 यूनिट आ गई उसकी धारिता, टोटल ड्रम की कैपेसिटी आ गई। अब क्या बोला, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी, मतलब इन दोनों की बाल्टियों की धारिता का योग करके डिवाइड कर दें इससे। आ गया 4, कितना आ गया 15, यहाँ पे 15 से 45 मिनट उनको लगेंगे, 45 बार बाल्टी उनको भर के डुबो के वहाँ पे ड्रम पे डालनी पड़ेगी। 20 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। ए और बी क्रमशः बिंदुओं x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः इतने इतने समय लगता है। यदि b की चाल a की चाल से इतनी अधिक है तो p का मान ज्ञात करें। तो लास्ट लाइन को पहले देखिए, यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है, मतलब एस बी स्पीड ऑफ b स्पीड ऑफ a से कितनी है 3/2 है, ये हमें मालूम चल गया। तो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, रास्ते में मिलने के बाद मतलब आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एस बी अपॉन एस ए बराबर अंडर रूट टी ए अपॉन टी बी। इसको हम लोग लगाते हैं तो एस बी अपॉन एस ए की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर टी ए टाइम ए को कितना लग रहा था 5.4 घंटे और बी को पी घंटे लग रहे थे, पी लिख लिया। अब 9/4 बराबर 5.4 बटे पी, 9×54.6 आ गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी बराबर कितना आ गया 2.4 आर, 2.4 आर। तो ये आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट वाला, एस बी अपॉन एस ए बराबर रूट टी ए अपॉन टी बी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत। तो हम लोग इसमें एलिगेशन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं और बाद में उनकी टोटल संख्याएं भी दी हुई हैं और औसत पहले दिया हुआ है, बाद में औसत दिया हुआ है और हमें औसत चाहिए ही। तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, पहले कितना औसत था 15 है, 5 संख्याओं का औसत, रिजल्टेंट कितना था औसत 17, और बाद की कितनी संख्याओं का चाहिए 8 संख्याओं का, 8 हमने यहाँ लिख दिया। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लें, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो जब 17 पे 15 घटाएंगे आया 2, मतलब 8 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू कितनी आ गई 5 दूना 10 बटे 8, मतलब 1.25, 5 की वैल्यू 1.25 आ गई। अब हम लोग 17 में 1.25 जोड़ दें, कितनी आ गई वैल्यू 18.25, यही अपना बी करेक्ट हो गया 22 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है ओवन का क्रय मूल्य। तो पहले हम लोग एमपी निकाल ले, 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है, मतलब एमपी का 80% की छूट दे दी है, मतलब एक्चुअल में ये 5180 कितना है एमपी के 20% का, तो 1/5 की वैल्यू है 5180। एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 8 40 4 हासिल और 5 1 5 4 9 55 25, 25,900 रुपये आ गए एमपी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है, मतलब एमपी जो 25,900 आया है यह 148% है सीपी के, क्योंकि 48% का लाभ हो रहा है, तो यह 148% है सीपी का। तो हमें ओवन का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकाली है, तो 100 जो निकालना है ऊपर जो बताया गया है नीचे इंटू वैल्यू इसकी कितनी है 25900।
कैंसिल करते हैं 4 से, 4 3 12 और 4 7 28, यहाँ से आ गया 25। अब 37 से इसको भाग दें, कितने बार जाएगा, 7 7 49, 7 बार, तो 25 गुणे 700 आ गया आंसर। 25 गुणे 70, 25 सत्ते 175। अपना करेक्ट आंसर ए हो गया 17,500। यहाँ पे आएगा 00, 17,500 अपना करेक्ट आंसर हो गया 23 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 24। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। तो पहले कुछ परसेंट थे, फिर कुछ परसेंट पास हुए और दोनों में भी पास हुए, तो हम लोग वेन डायग्राम से इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको इंग्लिश मान लिया, इसको मैथ मान लिया। तो क्वेश्चन में बोला कि 20% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो मतलब इसमें हम लोगों ने 20 लिख दिया, दोनों में उत्तीर्ण हो गए। अब एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, टोटल अंग्रेजी में 55% को पास होना था, 20 इसमें दोनों पे पास हो गए हैं, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने, 35। अब मैथ में कितने होने थे, 35%, तो 20 तो दोनों में पास हो गए, तो केवल मैथ में कितने बच्चे, 15। 35 में 20 घटाए 15, ये आ गए तीनों पे पास होने के मिला के। तो कितने फेल हुए, टोटल होते हैं 100%, और ये परसेंटेज पे वैल्यू अपनी मालूम है, तो 35 15 50 और 20 70, -70 कर देंगे। तो इस जो सैंपल स्पेस के बाहर आया, मतलब अनुत्तीर्ण वाले, वो 30 हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, मतलब 30 की वैल्यू क्वेश्चन ने 1200 दी है। तो दो ज्ञात कीजिए कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 30% की वैल्यू 1200 है, तो हम लोग 100 की वैल्यू निकाल लें, 100/30 × 1200 कितना आ गया, 4000। 4000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। यदि एक महीने के लिए 1 रुपए पर साधारण ब्याज 1 पैसा है तो प्रति वर्ष दर कितनी है। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100, इसी का हम लोग यूज करते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा। प्रिंसिपल अपना कितना, 1 रुपए, इसको भी हम लोग पैसे में चेंज कर ले, 100 आ गया। आर हमें नहीं पता है, टाइम 1 महीना का है और 100 अपान पे होता ही है, टाइम 1 महीना का है, हमें वार्षिक चाहिए तो 12 से भाग दे देते हैं, 100 कैंसिल हो गए। आर बराबर कितना आ गया, 12%। ये अपनी आ गई वार्षिक, सी 25 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, इस कैन में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो हमारे पास पहले दूध था टोटल 100% प्योरिटी के साथ, उसमें पानी हम लोग मिला रहे हैं, और लास्ट में कितना, दूध और पानी का अनुपात 32 और 211। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 32 और 211। पहले अपना मिल्क था और उस पर हम लोग मिल्क निकाल के वाटर, फिर मिल्क, फिर पूरे मिश्रण को निकाले, फिर वाटर, फिर मिश्रण को निकाले, फिर वाटर। तो मिल्क अपना 32 बचा बाद में यूनिट, और वाटर अपना 211 है। तो हम इसको मिल्क और टोटल पे चेक कर लें कितना है। मिल्क अपना हो जाएगा 32 और टोटल इन दोनों को मिला कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4, 243। ये 2 की पावर 5 लिखा है, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, और ये 3 की पावर 5 लिखा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है, मतलब 1 बार यहां से 4 बार और, मतलब 5 बार दोहराई जाती है। तो इसका 5th रूट ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैन का आयतन कितना है। इस पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी है, इस कैन में 6 लीटर दूध निकाला जाता है, तो मतलब 1 यूनिट, ये अपना टोटल है 3, ये यहाँ से मिल्क और टोटल का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये अपना 3 टोटल है और 2 मिल्क बचा है। जब 1 बार निकाले हैं पहली बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैन का आयतन, टोटल 3 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू 18। अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, 26 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के औसत 45 हैं। बाद में पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंकों को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया था
और दूसरे उदाहरण में 30 अंकों को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया था। कक्षा के वास्तविक औसत अंक क्या है? तो हम लोग अगर वास्तविक हम लोग चेक करना है और कुछ गड़बड़ी हुई है बीच में, तो हम लोग एवरेज से ही एवरेज में प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। तो पहले एवरेज अपना कितना था? 45 पहले एवरेज था, इसमें हमें प्लस माइनस करना है और बाद वाले जो कम या ज़्यादा हुई है उसका एवरेज को हम लोग इसमें बढ़ाया घटा देते हैं। तो क्या बोला? यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंकों को गलती से 35 रूप में दर्ज कर दिया गया। मतलब 25 अंक उसके थे एक्चुअल में, उसके 35 दर्ज कर दिए गए, मतलब -10 उसके हुए क्योंकि उसको ज़्यादा कर दिए थे। 25 अंक उसके थे लेकिन 35 दर्ज कर दिए थे, मतलब गलती कितने की हुई? 10 की। और ज़्यादा अंक उसको दर्शा दिए गए थे, मतलब उसके 10 कम करने पड़ेंगे। तो -10 पहले से आ गया। फिर और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज कर दिया गया, मतलब उसके अंक ज़्यादा थे और कम करके 28 लिख दिए गए, मतलब उसके 2 अंक अब हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो +2 कर दिया। कितनी वैल्यू आई? -8। मतलब जो हमारा टोटल वैल्यू उसकी रही होगी उस पर -8 अब हमें करना पड़ेगा। उसके टोटल अंकों में 50 जो विद्यार्थियों थे उनके टोटल अंकों में -8 करना पड़ेगा हमें, फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम अपना एवरेज अपना पहले लिखे रखने देते हैं 45 का 45। अब जो -8 कम करने हैं इनको पूरे 50 विद्यार्थियों के औसत में बना के इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस पे बटे 50 कर दिया। कितनी वैल्यू आई? माइनस की 5 से 16.6 आ गई। अब 0.16 इसकी वैल्यू आ गई। अब 45 पे इसको 0.16 माइनस कर देते हैं। कितनी वैल्यू आएगी? 44.84। अपना करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की 2 क्रमिक छूट देकर इतने पे बेचता है। अगर हम लोग एमपी पे कोई छूट देंगे तो एसपी के बराबर आती है। एमपी पे पहली छूट कितनी दी है? 25% की, मतलब एक्चुअल में बेचा कितने होगा? 75% पे। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। फिर 40% की छूट देता है। 40% की छूट देता है मतलब बेचा कितने पे होगा? 60% पे एमपी के। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अब जब एमपी पे ये 2 फ्रैक्शन वर्क कर गई तो ये अपना बच गया एसपी, और क्वेश्चन ने एसपी की वैल्यू दी है 583.2। अब हम लोग यहाँ से एमपी की वैल्यू निकाल लें। 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 8 72। एमपी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 को 20 से इसको गुणा कर देते हैं। कितने आ गए? 2 8 16, 1 हासिल और 9 और 12, 12 96 आ गया अपना एमपी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, मतलब जो एमपी था यही अब अपना एसपी हो गया है, तो वह 62% का लाभ अर्जित करता। मतलब कि अगर उसका सीपी 100 रहा होगा तो एसपी कितना हो गया है? 162, और 162 की वैल्यू इसने दी है, ये 1296। तो 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लें। जो पूछा गया ऊपर, बताया गया नीचे, इंटू वैल्यू 1296 कितने से जाएगा? 16 8 128, 8 बार हाँ पूरा चला जाएगा, 800 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। ये एक्स है, ये वाई है। इस पे सोना, गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना है? 5:2 एक्स में, 5:7 वाई पे है, के अनुपात में मिलाकर तैयार की। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बना, इनकी समान मात्रा पिघलानी है। यहाँ पे कितनी है? 7 है टोटल। यहाँ पे कितनी है? 12। अब हम इनको अगर समान बनाना है तो इस पे 12 का मल्टीप्लाई कर दे, इस पे 7 का, तो देखिए 12 7 84, 12 84 समान हो गई। अब इस पे हम 12 का मल्टीप्लाई करें इस रेशियो पे, और इस पे 7 का रेशियो को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 12 5 60 यहाँ पे आ गया, 12 2 24 यहाँ पे आ गया, 7 5 35 यहाँ पे आ गया, 7 7 49 यहाँ पे आ गया। तो अपना गोल्ड कितना आया? 95, और प्लेटिनम कितना आया? 9 4 13 73। 95 रेशियो 73 पे जेड, जो अपना जेड थी मिश्र धातु, उस पे गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो है, और यही पूछा है क्वेश्चन ने। 95 73 अपना सी सही हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर।
एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है, ठीक है, और इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसके 4 घंटे कम लगते हैं। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसके दोनों तरीके से देख लेते हैं। या तो अगर सोच पा रहे हैं आप तो अपना डायरेक्ट कर लेना, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं तो अपना बेसिक से कर लेना। तो पहले बेसिक वाला तरीका देख लेते हैं। बेसिक तरीका क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है। अगर उस व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, अगर वह व्यू पॉइंट यहाँ तक गया है, इसकी दूरी हमने x मान ली, तो पहले x दूरी व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है। पैदल जाने के हमें अपनी स्पीड मान ली w, इतने से गया, और फिर कितने से गया है, और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए हुए लौटता है। मतलब x डिस्टेंस यहाँ व्यू पॉइंट से यहाँ तक वापस आया, कार से मान लिया c थी उसकी स्पीड। अब इस पे कितना उसे टाइम लगा है, क्योंकि डिस्टेंस अपन स्पीड कर दिया, अपनी टाइम की वैल्यू आ गई। टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटा 45 मिनट, 6 सही 3/4, एक्स अपान डब्ल्यू प्लस एक्स अपान सी बराबर 27/4 आ गया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अगर दोनों तरफ कार से यात्रा करें, मतलब x डिस्टेंस व्यू पॉइंट तक जाए और व्यू पॉइंट से वापस भी x डिस्टेंस आए, मतलब टोटल डिस्टेंस 2x। अब कार से चले c से तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, मतलब 6 सही 3/4 में अगर 4 घंटे कम कर दिया हम लोगों ने तो कितना बचा, 2 सही 3/4, 4 9 8 3 11/4 उसे टाइम लगा। 2x प्लस सी की, तो x प्लस सी की वैल्यू, x अपान सी की वैल्यू कितनी आ गई, 11/8। अब इस इक्वेशन पे हम लोग x अपान सी की वैल्यू रख दें तो x अपान डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 चौक 24 3 27/4 माइनस 11/8 कर दें। x अपान डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और 27 गुना 54 पे जब 11 घटाएंगे तो 43/8 आ गई x अपान डब्ल्यू की वैल्यू। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो दोनों ओर समान चाल से यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो अभी तो हम लोग एक तरफ की बात कर रहे थे ना, x अपान डब्ल्यू, x यहाँ से जब बंदा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, व्यू पॉइंट तक की दूरी हम लोगों ने x मानी थी। तो अभी तो हम लोग एक तरफ की डिस्कस कर रहे हैं x अपान डब्ल्यू, और उसने क्या बोला है, दोनों तरफ वही पैदल यात्रा से ही चले। तो मतलब उसे टाइम कितना लगेगा, अगर एक बार में x अपान डब्ल्यू टाइम लग रहा है तो 2 बार में 2x अपान डब्ल्यू टाइम लगेगा। तो 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ गया 4, मतलब 43/4 घंटे लगेंगे। मतलब 40 सही 3/4 घंटे लगेंगे, और 40 सही 3/4 मतलब 10 घंटे 45 मिनट। ये आ गया अपना बेसिक तरीका। अगर आप लोग ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, या तो अगर डायरेक्ट सोच पा रहे हैं बहुत आसानी से सॉल्व होगा और बहुत जल्दी होगा, वो भी तरीका देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं आप लोग। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है, ठीक है, और इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। कब, जब वह पैदल भी चल रहा है, पैदल जा रहा है, और कार से पहले दूरी पैदल से गया और उतनी ही दूरी कार से वापस आ गया, ठीक है, इतना टाइम लग गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। 4 घंटे कम टाइम लगता है, मतलब 2 घंटा 45 मिनट टाइम लगेगा। लेकिन अब कार से गया भी है और कार से वापस भी आया है। तो अगर कार से गया भी, कार से वापस ही आया, तो अगर हम एक तरफ ये चेक कर लें कि कार से गया है तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों तरफ कार से गया और कार से वापस आया तो 2 घंटा 45 मिनट लगा। अगर हम लोग ये चेक कर लें कि कार से एक तरफ जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो अगर दोनों तरफ का योग 2 घंटा 45 मिनट है टाइम का, तो एक तरफ का इससे आधा हो जाएगा। तो इससे आधा कर लेते हैं, 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड उसको लगेंगे एक तरफ केवल कार से चलने में। दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ का तो 2 घंटा 45 मिनट लगा था, एक तरफ उसे 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा में। तो जब हम लोग इसको देख रहे थे, पहले वाले को देखिएगा जिसमें 6 घंटा 45 मिनट लग रहे थे, तो पहले वह पैदल चल रहा था, फिर कार से, और कार से हमें मालूम है कि 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड लगेंगे उसको कार से चलने में।
तो 6 घंटा 45 मिनट में अगर हम लोग 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड घटा दें तो उसको एक तरफ पैदल चलने में मालूम चल जाएगा। तो इससे हम लोग 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड घटा दें, हमें वैल्यू मालूम चल जाएगी कि कितनी आएगी उसको पैदल चलने में एक तरफ। घटाते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5 घंटे और यहाँ से 22 मिनट 30 सेकंड। अब ये जो वैल्यू आई है अपनी, ये वैल्यू आई है उसकी कि एक तरफ पैदल चलने में हमें मालूम चल गया कि 5 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। तो अब पूछा गया है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगे। अगर एक तरफ इतना समय लग रहा है तो दूसरे अगर दोनों तरफ का योग करके पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घंटे 45 मिनट। हमने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा दिया, इतने ज़्यादा स्टेप बता दिए, बट अगर आप लोग अपने माइंड में धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। मतलब ऐसा कि हम कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर 10 घंटा 45 मिनट आएगा। चलिए 30 का ये हो गया। ओके, थैंक यू। आज से हमारे सेट 1 से 18 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट के अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अपने एवरेज वाला था, एक था नंबर सिस्टम का, ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक प्रायिकता का था, प्रोबेबिलिटी का। ऐसे क्वेश्चन की बेसिक से हम लोगों ने क्लास 16 पे आपको समझा दिया था। क्लास 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे सिखाएं, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका बेसिक देख लीजिएगा। और बाकी अब हम लोग जैसे एग्जाम पे करना है वैसे तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अगर किसी को बेसिक सीखना है या किसको इस पे प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक वाले तरीके से जाना है तो क्लास 16 से देख के आप लोग बेसिक से भी जा सकते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। बाकी यहाँ पे हम लोग अब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से चलेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से और कम टाइम लेते हुए एग्जाम में सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं पे भी आपको इस क्वेश्चन पे कहीं भी डाउट था पूरे सेट पे तो आप लोग कमेंट में इशू रेज कर दीजिएगा, या तो डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाइएगा। द परसिस्टेंट ऑफिशियल का एक डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जुड़ के आप लोग वहाँ अपना इशू रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 19 में।